नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। नितिन सिंघानिया की इंडियन आर्ट एंड कल्चर सीरीज में आज हम चैप्टर 19 अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे चर्चा करेंगे। तो अवार्ड्स और ऑनर्स, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? मुझे तो स्कूल के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी याद आती हैं। हाँ, या फिर ऑफिस का एम्प्लॉय ऑफ द मंथ वाला बोर्ड। बिल्कुल। लेकिन जब एक देश, एक राष्ट्र किसी को सम्मानित करता है तो इसका मतलब क्या होता है? ये सिर्फ एक मेडल या सर्टिफिकेट से कहीं ज्यादा है ना? कहीं ज्यादा। ये एक तरह से देश का ये कहने का तरीका है, आपने कुछ असाधारण किया है और हम आपको सलाम करते हैं। सोर्स में भी इसे बहुत अच्छे से बताया गया है। अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन और रिकग्निशन फॉर एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी वर्क। सराहना और मान्यता का प्रतीक। हाँ, ये किसी भी देश के कल्चरल स्फीयर का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जब आप एक्सीलेंस को सेलिब्रेट करते हैं तो आप आने वाली पीढ़ियों के लिए एक एस्पिरेशन पॉइंट बनाते हैं। सही बात है। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। आज हम सबसे पहले उन अवार्ड्स पर ध्यान देंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। और इस हायरार्की में सबसे ऊपर कौन है? भारत रत्न। भारत रत्न। भारत रत्न, नाम में ही कितना वजन है। जूल ऑफ इंडिया या भारत का गहना, ये हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। मतलब इससे बड़ा कोई सिविलियन अवार्ड नहीं है। एकदम सही कहा। ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने हाईएस्ट ऑर्डर का प्रदर्शन किया हो, मतलब उनका काम सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि असाधारण रहा हो। और इसकी शुरुआत? इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। और दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में इसका दायरा थोड़ा सीमित था। सीमित मतलब ये सिर्फ कला, साहित्य, विज्ञान और लोक सेवा यानी पब्लिक सर्विस में असाधारण उपलब्धियों के लिए था। अच्छा, तो बस ये 4 स्तंभ? हाँ, जिन्हें उस वक्त राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे जरूरी माना गया था। लेकिन यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि भारत तो तब से बहुत बदल गया है। एक्सीलेंस की परिभाषा भी तो बदली होगी। बिल्कुल। और इसी को एक्नॉलेज करते हुए दिसंबर 2011 में इसका दायरा बढ़ा दिया गया। अच्छा। हाँ, अब ये एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर यानी मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र के लिए दिया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। और इसका असर भी हमने तुरंत देखा, है ना? हाँ, बिल्कुल। इसी नियम के बाद सचिन तेंदुलकर जैसे स्पोर्ट्स आइकन को ये सम्मान मिलना संभव हुआ। मैं वही कहने वाला था। उस वक्त कितनी बहस हुई थी इस पर। और वो बहस जरूरी थी। वो दिखाती है कि देश की नज़र में उत्कृष्टता की परिभाषा समय के साथ कैसे विकसित हुई है। तो इसका प्रोसेस क्या है? मतलब कौन तय करता है कि भारत का गहना कौन बनेगा? प्रक्रिया बहुत सीधी और हाई लेवल है। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नामों की सिफारिश करते हैं और राष्ट्रपति एक साल में ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों को ये सम्मान देते हैं। सिर्फ 3? हर साल? ज्यादा से ज्यादा 3। ये इसकी एक्सक्लूसिविटी और प्रेस्टीज को बनाए रखता है। सही बात है। और इसमें मिलता क्या है? मेरा मतलब ज़ाहिर एक सवाल मन में आता है कि क्या कोई प्राइज मनी भी होता है? ये एक बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसमें कोई पैसा नहीं दिया जाता। 0 प्राइज मनी? 0। सम्मान पाने वाले को एक पीपल के पत्ते के आकार का मेडल और एक सनद यानी सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये जोर देता है कि ये सम्मान पैसे से कहीं बढ़कर है। ये प्रतिष्ठा और गौरव की बात है। और इस प्रतिष्ठा का मतलब क्या है? मतलब डे टू डे लाइफ में इसका क्या असर होता है? इसका एक बहुत औपचारिक महत्व है। इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में भारत रत्न पाने वालों को 7वें स्थान पर रखा गया है। 7वां स्थान? ये कितना हाई है? ये बहुत हाई है। मतलब सरकारी कार्यक्रमों में उनका एक बहुत ही उच्च दर्जा होता है। लेकिन सबसे जरूरी बात जो हमारे संविधान के आर्टिकल 18(1) से जुड़ी है, हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि इस सम्मान को नाम के आगे या पीछे प्रीफिक्स या सफिक्स की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अच्छा, मतलब कोई भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं लिख सकता। ये एक सम्मान है, कोई टाइटल या उपाधि नहीं। बिल्कुल। जैसे अंग्रेजों के जमाने में सर या राय बहादुर होता था, वैसा नहीं। ये हमारे गणतंत्र के मूल्यों को दर्शाता है कि हम किसी को उपाधि नहीं दे रहे हैं बल्कि उसके काम को सम्मान दे रहे हैं। ये बहुत गहरा पॉइंट है। चलिए अब कुछ प्रमुख अवार्डीज की लिस्ट देखते हैं। 1954 में जब पहली बार ये अवार्ड दिया गया तो 3 लोगों को मिला। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सीवी रमन और डॉक्टर एस राधाकृष्णन। एक स्वतंत्रता सेनानी और गवर्नर जनरल, एक महान फिजिसिस्ट और एक दार्शनिक जो बाद में राष्ट्रपति बने। ये तिकड़ी अपने आप में एक कहानी कहती है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि आजाद भारत की नींव किन स्तंभों पर रखी जा रही थी। राजनीतिक नेतृत्व, वैज्ञानिक प्रगति और दार्शनिक मार्गदर्शन
तीनों को एक साथ सम्मान देना एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। फिर लिस्ट में प्रधानमंत्री भी हैं। 1955 में जवाहरलाल नेहरू, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री और 1971 में इंदिरा गांधी। और शास्त्री जी को मरणोपरांत पॉस्ट्यूमसली ये सम्मान मिला। वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें यह सम्मान उनके निधन के बाद दिया गया। अच्छा, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। हाँ, और फिर 1980 में मदर टेरेसा, एक कैथोलिक नन और समाज सेविका। ये दिखाता है कि ये सम्मान सिर्फ राजनीति या विज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि निस्वार्थ समाज सेवा का भी उतना ही महत्व है। बिल्कुल। फिर 1990 में B.R. अम्बेडकर, संविधान के मुख्य निर्माता, समाज सुधारक, उनका योगदान तो इतना विशाल है। ये सम्मान उनके काम को राष्ट्र की सबसे बड़ी स्वीकृति थी। इसके बाद 1997 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, एक वैज्ञानिक जो भारत के राष्ट्रपति बने, द पीपल्स प्रेसिडेंट, की इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन खासकर सोशल साइंसेज में को भी सर्वोच्च स्तर पर मान्यता दी गई। हाँ, और फिर 2014, जिसकी हमने बात की थी, सचिन तेंदुलकर और CNR राव, एक क्रिकेटर और एक केमिस्ट। ये पुराने और नए क्राइटेरिया का परफेक्ट संगम है। सही। और 2015 में मदन मोहन मालवीय, एक महान विद्वान और शिक्षा सुधारक, और अटल बिहारी वाजपेयी, जो 3 बार प्रधानमंत्री रहे। ये लिस्ट अपने आप में भारत की कहानी कहती है। कैसे अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों ने इस देश को बनाया है और उन्हें कैसे सम्मानित किया गया है। तो ये थी भारत रत्न की कहानी, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ये सिर्फ एक पुरस्कार नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्रीय मूल्यों और आदर्शों का प्रतीक है। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि जब किसी को चुना जाता है तो वो उस पूरे क्षेत्र का सम्मान होता है जिसका वो व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पद्म पुरस्कारों पर चर्चा करेंगे। हम सब इनके बारे में हर साल गणतंत्र दिवस पर सुनते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। टीवी पर देखते हैं, अखबारों में तस्वीरें छपती हैं, राष्ट्रपति भवन का वो शानदार दरबार हॉल, वो मेडल, एक एनुअल रिचुअल जैसा है। लेकिन ये असल में है क्या? किनको मिलते हैं? नियम क्या है? और सबसे जरूरी, ये पुरस्कार एक देश के तौर पर हमारे बारे में क्या बताते हैं? आज हमारे पास जो जानकारी है वो इन पुरस्कारों की पूरी रूपरेखा बताती है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। हम अक्सर राष्ट्रपति भवन में होने वाला वो शानदार समारोह तो देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो पूरी बनावट है, जो फिलॉसफी है, वो बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ कुछ लोगों को सम्मानित करने का तरीका नहीं है। ये नियम हमें बताते हैं कि एक राष्ट्र के तौर पर हम किन चीजों को, किन मूल्यों को सबसे ऊपर रखते हैं। ये एक तरह से हमारे नेशन का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। तो सबसे पहले बेसिक बातों से शुरू करते हैं। ये पुरस्कार 1954 में शुरू हुए थे। हाँ, यानी देश के गणतंत्र बनने के कुछ ही साल बाद। और ये किसी एक दो क्षेत्र के लिए नहीं है, सूची काफी लंबी है। कला, खेल, समाज सेवा, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, व्यापार, उद्योग, मतलब कोई क्रिकेटर भी हो सकता है जिसे सब जानते हैं, और कोई छोटे से गांव का सामाजिक कार्यकर्ता भी जिसका नाम हमने शायद कभी सुना भी ना हो। और इन्हें गणतंत्र दिवस पर घोषित करने का भी एक खास महत्व है। ये एक प्रतीकात्मक जुड़ाव है। हाँ, ये व्यक्तिगत उपलब्धि को गणतंत्र की पहचान से जोड़ता है। उस दिन हम संविधान का जश्न मनाते हैं और साथ ही उन नागरिकों का भी सम्मान करते हैं जिन्होंने उस गणतंत्र को बनाने में असाधारण योगदान दिया है। इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ द रिपब्लिक एंड द पीपल हु मेक द रिपब्लिक व्हाट इट इज। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। जब मैंने पढ़ा कि ये पुरस्कार कुछ सालों के लिए रोक दिए गए थे, तो मुझे लगा शायद कोई बड़ा राष्ट्रीय संकट रहा होगा, जैसे कोई युद्ध या आपातकाल। लॉजिकल असम्पशन है। लेकिन हमारी जानकारी तो राजनीतिक बदलावों की ओर इशारा कर रही है। 1977 में, 1980 में और फिर 1993 से 1997 के बीच ये दिए ही नहीं गए। ये थोड़ा अजीब नहीं है? हाँ, ये दिलचस्प है, क्योंकि ये दिखाता है कि ये पुरस्कार कितने पॉलिटिकल हो सकते हैं। ये सिर्फ योग्यता का मामला नहीं है, बल्कि इस बात का भी है कि सत्ता में बैठी सरकार योग्यता को कैसे परिभाषित करती है। 1977 में जनता पार्टी सरकार आए और उन्होंने पिछली सरकार की कई नीतियों पर सवाल उठाए। ये पुरस्कार भी उनमें से एक थे। अच्छा। और 90s के दशक की बहस ज्यादा कानूनी थी। क्या ये पुरस्कार संविधान के अनुच्छेद 18 जो उपाधियों यानी टाइटल्स को समाप्त करता है, उसका उल्लंघन करते हैं? अरे हाँ, आर्टिकल 18 जो कहता है कि महाराजा या राय बहादुर जैसी उपाधियां अब नहीं दी जा सकती। बिल्कुल। तो क्या पद्म पुरस्कारों को भी उसी श्रेणी में रखा जा रहा था? हाँ, यही बहस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी और कोर्ट ने अंत में फैसला दिया कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार पुरस्कार हैं,
उपाधियां नहीं। ओ, उपाधियां वंशानुगत होती हैं या बिना किसी खास योग्यता के दी जा सकती हैं, जबकि ये पुरस्कार किसी व्यक्ति के असाधारण काम के लिए दिए जाते हैं। तो हाँ, इन पुरस्कारों का सफर देश की राजनीति और कानूनी बहसों के साथ साथ चला है। तो ये पुरस्कार देश के राजनीतिक उतार चढ़ाव से भी जुड़े रहे हैं। पूरी तरह से। लेकिन इन पुरस्कारों को नियंत्रित करने वाले नियम अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं कि हम किसे और क्यों सम्मानित करना चाहते हैं। जैसे एक नियम है कि अगर किसी को एक पद्म पुरस्कार मिला है तो उसे उससे ऊंचा पुरस्कार कम से कम 5 साल बाद ही मिल सकता है। ये थोड़ा वीडियो गेम जैसा है जहां अगले लेवल पर जाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। एक कूलिंग ऑफ पीरियड है। हाँ, वीडियो गेम वाला एनालॉजी अच्छा है ना? लेकिन इसके पीछे का विचार बहुत गहरा है। ये नियम सिर्फ एक चमकते सितारे को नहीं बल्कि एक पूरे तारामंडल को सम्मानित करना चाहता है। समिति ये कह रही है, आपकी एक फिल्म सुपरहिट हुई या आपने एक बड़ा बिजनेस डील किया, बहुत अच्छी बात है, वो पद्मश्री के लायक हो सकता है। लेकिन क्या आपने सिनेमा की दिशा बदल दी? क्या आपका काम एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित कर रहा है? वो 5 साल का इंतजार इसी गहरे सस्टेन्ड इम्पैक्ट को परखने का समय है। ये वन हिट वंडर्स को फिल्टर करने का एक तरीका है। मतलब ये कि क्या वो सफलता एक तुक्का थी या वो व्यक्ति सच में एक इंस्टीट्यूशन है? Exactly. The idea is to reward a legacy, not just a single achievement. एक और नियम है जो मुझे चौंकाता है। बताइए। वो ये कि ये पुरस्कार मरणोपरांत, मतलब किसी के निधन के बाद बहुत कम दिए जाते हैं और केवल बहुत ही योग्य मामलों में अपवाद होता है। यानी कोई व्यक्ति जीवन भर असाधारण काम करता रहे और उनके निधन के ठीक बाद समिति कहे कि अब बहुत देर हो चुकी है, ये तो थोड़ा कठोर लगता है। इसके पीछे कोई खास वजह है? ये कठोर लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक फिलॉसफी है। विचार ये है कि इन पुरस्कारों का उद्देश्य जीवित दिग्गजों को सम्मानित करना है ताकि समाज उनसे प्रेरणा ले सके। अच्छा। मरणोपरांत पुरस्कार देने से ये एक तरह की हिस्टोरिकल रिकॉग्निशन बन जाती है, जो कि इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। बेशक असाधारण मामलों में, जैसे कोई सैनिक जिसने देश के लिए अपनी जान दे दी हो, या कोई ऐसा कलाकार जिसका प्रभाव उसके जाने के बाद और भी ज्यादा महसूस हो, तो अपवाद किए जाते हैं। पर सामान्य नियम यही है कि सम्मान व्यक्ति के जीवन काल में दिया जाए। और यहीं से हम शायद सबसे जरूरी नियम पर आते हैं, एक्सीलेंस प्लस। हाँ। हमारी जानकारी कहती है कि सिर्फ अपने फील्ड में बेस्ट होना काफी नहीं है। हाँ, और ये इन पुरस्कारों का दिल है। एक्सीलेंस प्लस का मतलब है उत्कृष्टता के साथ जनसेवा। जैसे एक बहुत काबिल शास्त्रीय गायक होना एक्सीलेंस है, लेकिन एक काबिल शास्त्रीय गायक जो भारत के दूर दराज के गांवों में जाके लोक संगीत को संरक्षित कर रहा है और 100 बच्चों को मुफ्त में सिखा रहा है, वो एक्सीलेंस प्लस है। राइट। एक वैज्ञानिक जिसने क्वांटम फिजिक्स में एक ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी दी, वो एक्सीलेंट है। लेकिन एक वैज्ञानिक जिसने एक सस्ता वाटर प्यूरिफायर बनाया जिससे लाखों लोगों को साफ पानी मिला, वो एक्सीलेंस प्लस है। पुरस्कार उस प्लस के लिए है। लेकिन क्या इसमें खतरा नहीं है? अगर एक अमीर उद्योगपति एक पिछड़े इलाके में फैक्ट्री लगाता है तो वो रोजगार तो दे रहा है, जो कि प्लस है, लेकिन हो सकता है कि वो पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा हो, जो कि एक माइनस है। तो समिति इस प्लस को माइनस के खिलाफ कैसे तोलती होगी? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और यहीं पर समिति की भूमिका क्रिटिकल हो जाती है। उन्हें सिर्फ सतह को नहीं देखना होता है, उन्हें व्यक्ति के काम के समग्र प्रभाव यानी होलिस्टिक इम्पैक्ट को देखना होता है। अच्छा। क्या वो प्लस एक जेन्युइन पब्लिक सर्विस है या सिर्फ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक हिस्सा? क्या वो योगदान समाज में एक स्ट्रक्चरल चेंज ला रहा है या आसान फैसले नहीं होते होंगे? और ये वाला नियम तो बहुत ही मजेदार है। कौन सा? सरकारी कर्मचारी, जिनमें पीएसयू में काम करने वाले भी शामिल हैं, इन पुरस्कारों के लिए योग्य नहीं है, सिवाय डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के। मतलब एक बहुत मेहनती आईएएस अफसर जिसने 24 घंटे काम करके अपने जिले को बदल दिया, उसे अपनी नौकरी के लिए पद्म पुरस्कार नहीं मिल सकता? हाँ, क्योंकि फिलॉसफी ये है कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपकी ड्यूटी है, जिसके लिए आपको तनख्वाह मिलती है। ये पुरस्कार ड्यूटी से परे किए गए योगदान के लिए हैं, बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। अब सवाल उठता है कि डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छूट क्यों है, जिनका सीधा और बहुत बड़ा जनसेवा का पहलू होता है, जो उनकी नौकरी के दायरे से कहीं आगे निकल जाता है। सोचिए, एक सरकारी वैज्ञानिक एक नई फसल की किस्म इजाद करता है जो लाखों किसानों को गरीबी से निकाल दें।
या एक सरकारी डॉक्टर एक नई सर्जरी तकनीक विकसित करता है जो हजारों जानें बचाएं। यहाँ उनकी नौकरी और एक्सीलेंस प्लस के बीच की रेखा बहुत धुंधली हो जाती है। ये उनकी अनोखी भूमिका को एक तरह की स्ट्रक्चरल रिकॉग्निशन है। अच्छा। ये माना गया है कि इन लोगों का काम सिर्फ 9 से 5 की नौकरी नहीं है, इसका असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। ठीक है, तो अब जब हमने नियम समझ लिए हैं तो इन 3 श्रेणियों की बात करते हैं। इसे समझने के लिए आप ओलंपिक के गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल की तरह सोच सकते हैं, लेकिन ये राष्ट्र सेवा के लिए हैं। सबसे ऊपर है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए है। ये भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यहाँ असाधारण, एक्सेप्शनल और विशिष्ट, डिस्टिंग्विश्ड शब्दों का वजन बहुत ज्यादा है। विशिष्ट मतलब जो बाकियों से अलग हो, लेकिन असाधारण मतलब जो लगभग अद्वितीय हो, अ पैराडाइम शिफ्टर। वाह। ये उन लोगों के लिए है जिनका योगदान किसी क्षेत्र को मौलिक रूप से बदल देता है या जिसका पूरे देश पर असर पड़ता है। और इसके मेडल पर एक कमल का फूल होता है और देश सेवा शब्द उभरा होता है। यानी मेडल पर ही साफ साफ लिखा है कि पुरस्कार का मकसद क्या है, कोई एम्बिग्विटी नहीं। बिल्कुल, मेडल पर देश सेवा लिखना उद्देश्य का एक बहुत सीधा और शक्तिशाली बयान है। यह बताता है कि सम्मान का सार क्या है, अ लाइफ डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ द नेशन। इसके बाद आता है पद्म भूषण, तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। यह उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए है और इसमें एक और बात जोड़ी गई है, वैश्विक परिदृश्य में भारत की प्रतिष्ठा में योगदान। हाँ, ये वैश्विक प्रतिष्ठा वाला हिस्सा दिखाता है कि इन पुरस्कारों का एक बाहरी दृष्टिकोण, एक इंटरनेशनल डायमेंशन भी है। ये सिर्फ भारत के भीतर की गई सेवा के बारे में नहीं है, बल्कि ये भी है कि दुनिया भारत को कैसे देखती है। ये एक तरह से देश की सॉफ्ट पावर को मान्यता देना है। जैसे कोई लेखक जिसकी किताबें दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं और भारत की संस्कृति को एक नई पहचान देती हैं, या कोई उद्योगपति जो मेड इन इंडिया को एक ग्लोबल ब्रांड बनाता है। और राष्ट्रपति भवन में वो भव्य समारोह इसकी गरिमा को और बढ़ा देता है। ये सिर्फ एक मेडल देना नहीं है, ये देश के सर्वोच्च पद द्वारा दिया गया एक औपचारिक सम्मान है। निश्चित रूप से वो समारोह खुद में एक संदेश है। It signifies that the entire nation, through the office of the president, is acknowledging your contribution. और आखिर में है पद्मश्री, चौथा सर्वोच्च सम्मान। यह विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। से बड़ा सम्मान मिल रहा है और साथ में कोई चेक नहीं है। बिल्कुल, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। जिस क्षण आप इसमें पैसा जोड़ देते हैं, ये एक इनाम, एक प्राइज बन जाता है। सही बात है। बिना पैसे के ये सम्मान रहता है। इसका मूल्य आर्थिक नहीं बल्कि पूरी तरह से सामाजिक और राष्ट्रीय है। ये इस विचार को मजबूत करता है कि ये सेवा पैसे के लिए नहीं की गई थी, बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए की गई थी। सम्मान ही पुरस्कार है। और इसके मेडल पर एक तरफ 3 पत्तियों वाला फूल और दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में पद्म और श्री लिखा होता है। हाँ, और देवनागरी लिपि का इस्तेमाल हमारी सांस्कृतिक पहचान से एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण जुड़ाव है। ये इसे एक स्पष्ट भारतीय पहचान देता है। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही इन पुरस्कारों को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी से कहीं ज्यादा बनाते हैं। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि ये सिर्फ एक रंगारंग समारोह नहीं है। इसके पीछे एक पूरी संरचना है, एक स्पष्ट वर्गीकरण, सख्त नियम और उत्कृष्टता के साथ जनसेवा का एक मूल दर्शन। ये पुरस्कार बताते हैं कि एक देश के तौर पर हम किसे हीरो मानते हैं, सिर्फ मशहूर लोगों को नहीं, बल्कि उन लोगों को भी जो चुपचाप समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। जो स्रोत हमारे पास हैं, वे एक आदर्श ढांचा बताते हैं, लेकिन एक समाज के रूप में हम कितने सफल हैं इन लोगों को पहचानने में। व्यवस्था के पास एक फ्रेमवर्क है, लेकिन उस तक सही कहानियां कैसे पहुंचें? जो छोटे शहरों में, दूर दराज के गांव में असाधारण काम कर रहे हैं, उन तक ये व्यवस्था कैसे पहुंचती है? सही। क्या हमारा मीडिया, हमारा समाज सही तरह के नायकों को सेलिब्रेट करता है ताकि वह नजर में आए? ये एक सोचने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम नेशनल फिल्म अवार्ड्स पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय है क्योंकि ये अवार्ड्स बाकी पॉपुलर अवार्ड से काफी अलग हैं। सही कहा। जब हम फिल्म अवार्ड्स के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में अक्सर वो रेड कार्पेट और ग्लैमर आता है, लेकिन नेशनल अवार्ड्स ये उससे कहीं ज्यादा गंभीर और प्रतिष्ठित माने जाते हैं। इसकी एक बड़ी वजह है इनकी विरासत है। ये 1954 से दिए जा रहे हैं। ओह, 1954 से? हाँ, सोचिए, आजादी के कुछ ही साल बाद से
ये सिनेमा में उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए शुरू किए गए थे। और ये पूरी तरह से एक सरकारी पहल है ना? मुझे याद है कि 1973 से डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स इसे आयोजित कर रहा है। हाँ, और यही बात इसे खास बनाती है। सरकार एक नेशनल सिलेक्शन पैनल नियुक्त करती है जो विजेताओं का फैसला करता है। ये कोई जूरी वोटिंग या क्या कहते हैं पब्लिक पोल नहीं है। और अवार्ड्स भी भारत के राष्ट्रपति देते हैं। बिल्कुल। मतलब इसका कद ही अलग लेवल का है। बिल्कुल। ये किसी एक्टर या होस्ट के हाथों मिलने वाले अवार्ड जैसा नहीं है। बिल्कुल। और एक और अच्छी बात यह है कि जो फिल्में जीतती हैं उन्हें जनता के लिए प्रदर्शित भी किया जाता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इससे अच्छी रीजनल फिल्में भी ज्यादा लोगों तक पहुंच पाती हैं। चलिए अब अवार्ड्स की बनावट को समझते हैं। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि ये सिर्फ बॉलीवुड या हिंदी सिनेमा तक सीमित नहीं है। यही तो इसकी आत्मा है। ये भारतीय सिनेमा की डाइवर्सिटी का जश्न मनाता है। चाहे वो तमिल हो, बंगाली हो, मराठी हो या फिर कोई ऐसी भाषा जिसका नाम भी हमने शायद ही सुना हो। तो इसमें एक तरह की हायरार्की है, सही? हाँ। स्वर्ण कमल और रजत कमल। हाँ। सोने और चांदी के कमल की तरह। हाँ, स्वर्ण कमल या गोल्डन लोटस ये सबसे बड़ी कैटेगरी है। इसमें सिर्फ 5 अवार्ड्स होते हैं। ओके, सिर्फ 5। तो ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले बेस्ट फीचर फिल्म और बेस्ट डायरेक्शन। ये तो किसी भी अवार्ड फंक्शन के सबसे बड़े सम्मान होते हैं। फिर आता है बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म। ये बहुत जरूरी कैटेगरी है। मतलब बच्चों के लिए अच्छी फिल्में बनाना और उन्हें सम्मानित करना बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। इसके बाद एक बहुत ही अनोखी कैटेगरी है बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट। ये सुनने में बड़ा दिलचस्प है। होलसम एंटरटेनमेंट मतलब ऐसी फिल्म जो लोकप्रिय भी हो और जिसका कंटेंट भी अच्छा हो, जैसे परिवार के साथ बैठकर देख सकें। हाँ, कुछ वैसा ही। ये कमर्शियल और आर्ट सिनेमा के बीच एक पुल की तरह है। एक ऐसी फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पे भी चले और लोगों को एक अच्छा मैसेज भी दे। और स्वर्ण कमल में आखिरी है इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर। नए टैलेंट को प्रोत्साहित करने के लिए ये एक बेहतरीन कदम है। सही बात है। अपनी पहली ही फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिलना किसी भी डायरेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा सपना होगा। सही बात है। अब आते हैं रजत कमल या सिल्वर लोटस पर। इसमें लगभग 25 मुख्य श्रेणियां हैं। ये बहुत ज्यादा विस्तृत है। 25? तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें भाषाओं के आधार पर बेस्ट फीचर फिल्म के अवार्ड्स दिए जाते हैं। एक कैटेगरी उन भाषाओं के लिए है जो संविधान की 8वीं अनुसूची मतलब शेड्यूल 8 में शामिल हैं। जैसे हिंदी, बंगाली, तमिल, मराठी, जिनकी अपनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज हैं। सोर्स के हिसाब से इसमें 12 श्रेणियां हैं। करेक्ट। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है वो है दूसरी कैटेगरी। ये उन भाषाओं की फिल्मों के लिए है जो 8वीं अनुसूची में नहीं है। कौन सी भाषाएं हैं इसमें? सोर्स में 5 का जिक्र है। इंग्लिश, भोजपुरी, कोकबोरोक, मोनपा और तुलु। वाह, भोजपुरी तो फिर भी काफी पॉपुलर है, लेकिन कोकबोरोक और मोनपा ये दिखाता है कि अवार्ड्स भारत के कोने कोने में बन रहे सिनेमा को कितनी गंभीरता से लेते हैं। ये असली यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। बिल्कुल। ये सिर्फ अवार्ड देना नहीं है, ये उन फिल्म इंडस्ट्रीज को एक राष्ट्रीय पहचान देना है। इन मुख्य अवार्ड्स के अलावा कुछ बहुत ही खास सम्मान भी है, जैसे दादा साहब फाल्के अवार्ड। हाँ, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। ये किसी एक फिल्म के लिए नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा में किसी व्यक्ति के पूरे जीवन के योगदान के लिए दिया जाता है। ये भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। और सिर्फ फिल्में बनाने वालों को ही नहीं बल्कि सिनेमा पर लिखने और सोचने वालों को भी सम्मान दिया जाता है। हाँ, नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में इसमें बेस्ट बुक ऑन सिनेमा अवार्ड और बेस्ट फिल्म क्रिटिक ऑन सिनेमा अवार्ड शामिल है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक अच्छा क्रिटिक या एक अच्छी किताब दर्शकों को सिनेमा को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। ये सिनेमा के इंटेलेक्चुअल साइड को सम्मान देना है। सही कहा। ये अवार्ड्स ये स्थापित करते हैं कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये एक कला है, एक शास्त्र है जिसका अध्ययन और विश्लेषण होना चाहिए। तो कुल मिलाकर नेशनल फिल्म अवार्ड्स सिर्फ चमक दमक वाले अवार्ड्स नहीं हैं। ये भारतीय सिनेमा की कला, विविधता, गहराई और विरासत का एक गंभीर उत्सव है। और ये हर साल हमें याद दिलाते हैं कि अच्छी कहानी कहने की कोई भाषा नहीं होती। ये पूरे देश की कलेक्टिव क्रिएटिव कॉन्शियसनेस को सम्मानित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम साहित्य अकादमी पुरस्कारों पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक और अवार्ड की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारतीय साहित्य का, हमारे लिखने पढ़ने की दुनिया का शायद सबसे बड़ा सम्मान है। जैसे फिल्मों के लिए नेशनल अवार्ड्स होते हैं या क्रिकेट के लिए अर्जुन अवार्ड, हाँ, वैसे ही साहित्य की दुनिया में ये एक बेंचमार्क है, एक एवरेस्ट है जिस पर हर लेखक पहुंचना चाहता है। सही कहा। हम सब फिल्म अवार्ड्स की तो बहुत बात करते हैं, उनके रेड कारपेट लुक्स, कंट्रोवर्सीज,
सब पर ध्यान रहता है। लेकिन ये वो सम्मान है जो हमारे देश के इंटेलेक्चुअल और कल्चरल लैंडस्केप को शेप करते हैं। ये मतलब चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के हमारी सोच को एक दिशा देते हैं। तो चलिए इसे खोलते हैं, ये है क्या असल में? स्रोतों के अनुसार इसका सबसे सरल विवरण है साहित्य में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला एक सम्मान। साहित्य में उत्कृष्टता। हाँ, और इसे देती है हमारी साहित्य अकादमी, यानी नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स। मतलब ये लिटरेचर के लिए एक तरह से BCCI जैसी ऑफिशियल बॉडी हुई। हाँ हाँ जो नियम बनाती है, स्टैंडर्ड सेट करती है और बेस्ट को पहचानती है। हाँ, ये एनालॉजी काफी हद तक सही है। ये संस्था 1954 में शुरू हुई थी और तब से हर साल ये पुरस्कार दिए जाते हैं। 1954? हाँ, इस तारीख पर गौर करना जरूरी है। 1954। सोचिए, आजादी को सिर्फ 7 साल हुए हैं। देश अभी अपने पैरों पर खड़ा हो ही रहा था। बिल्कुल। इतने सारे बड़े मुद्दे थे, गरीबी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पड़ोसी देशों से रिश्ते, और उस सब के बीच हमारे पहले नेताओं ने साहित्य को इतनी अहमियत दी। ये बात बहुत गहरी है। ये दिखाता है कि एक नए राष्ट्र के तौर पर हम अपनी साहित्यिक पहचान को लेकर कितने गंभीर थे। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये नेशन बिल्डिंग का एक हिस्सा था। मतलब ये सिर्फ चलो कुछ किताबें लिखवाते हैं वाला एटीट्यूड नहीं था। ये एक तरह से देश की आत्मा को, उसकी आवाज को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश थी। एग्जैक्टली। और इसीलिए इसके क्राइटेरिया भी बहुत स्पेसिफिक है। ये सिर्फ बेस्ट सेलर का टैग नहीं है। अच्छा। ये उन लेखकों को मिलता है जिन्होंने अपने काम से लिटरेरी मेरिट दिखाया हो और नए ट्रेंड स्थापित किए हों। यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है। लिटरेरी मेरिट तो समझ आता है कि भाषा अच्छी हो, कहानी में दम हो, लेकिन ये नए ट्रेंड्स स्थापित करना क्या है? इसका क्या मतलब है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका मतलब है कि आपके काम में कुछ ऐसा हो जो पहले नहीं देखा गया हो, जो आने वाले लेखकों को एक नई राह दिखाए। ओके। जैसे 1956 में जब अमृता प्रीतम को पंजाबी में ये अवार्ड मिला, तो उन्होंने विभाजन की कहानी को एक औरत के नजरिए से कहा। पिंजर में उन्होंने उस दर्द को आवाज दी जिसे अब तक क्या कहते हैं, मर्दों के लिखे इतिहास में दबा दिया गया था। सही बात है। वो एक नया ट्रेंड था। उन्होंने बताया कि इतिहास सिर्फ लड़ाइयों और संधियों का नहीं, बल्कि इंसानी तकलीफों का भी होता है। ये अवार्ड उस इनोवेशन को, उस हिम्मत को सलाम करता है। मतलब ये अवार्ड रिस्क टेकर्स को भी पहचानता है। वो लेखक जो सिर्फ अच्छी कहानी नहीं सुनाते, बल्कि कहानी सुनाने का तरीका ही बदल देते हैं। बिल्कुल। और यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। ये अवार्ड 24 भाषाओं में दिया जाता है। 24। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। आमतौर पे जब हम नेशनल अवार्ड्स के बारे में सोचते हैं तो हिंदी, इंग्लिश और शायद तमिल, बंगाली, हाँ, कुछ प्रमुख भाषाओं का नाम दिमाग में आता है। लेकिन 24 भाषाएं। और यही इस अवार्ड की सबसे बड़ी खूबी है। ये भारत की भाषाई विविधता का, हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का जश्न मनाता है। अच्छा। स्रोत में साफ लिखा है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं वो तो हैं ही। उसके अलावा अकेडमी ने अंग्रेजी और राजस्थानी को भी मान्यता दी है। अंग्रेजी तो समझ आता है क्योंकि आज़ादी के बाद भी भारत में एक बड़ा वर्ग अंग्रेजी में लिख और पढ़ रहा था और ये भाषा दुनिया से जुड़ने का एक जरिया भी थी। लेकिन राजस्थानी का शामिल होना, ये बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि राजस्थानी का शामिल होना ये दिखाता है कि अकादमी सिर्फ लिखी हुई नहीं, बल्कि एक मजबूत मौखिक और लोक परंपरा वाली भाषा को भी साहित्यिक मानती है। अच्छा। ये एक बड़ा पॉलिसी डिसीजन था। ये कहता है कि साहित्य सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारी दादी नानियों की कहानियों में, लोक गीतों में भी जिंदा है। वाह। ये एक तरह का स्ट्रक्चरल इंक्लूजन है। ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी भाषा की साहित्यिक परंपरा पीछे ना छूट जाए। ये अवार्ड कहता है कि भारत की कहानी किसी एक भाषा में नहीं कही जा सकती। इसे कहने के लिए हमें इन सभी 24 भाषाओं की जरूरत है। अच्छा, तो जीतने वाले को मिलता क्या है? स्रोत के अनुसार इसमें 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक पट्टिका होती है, एक प्लैक। हाँ, अब यहाँ मैं डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगा। जरूर। आज के दौर में जब लेखक फुल टाइम लिखने के लिए स्ट्रगल करते हैं, क्या 1 लाख रुपए की प्राइज मनी थोड़ी कम नहीं है? क्या सिर्फ सम्मान से घर चलता है? ये सवाल बहुत वैलिड है और इस पर अक्सर बहस होती है। यकीनन प्राइज मनी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इस अवार्ड का असली मूल्य उस पैसे में नहीं, बल्कि उस प्लाक में है। अच्छा। वो जो प्लाक है वो असली खजाना है। ये एक सिंबल है कि आपको आपके पीयर्स ने, देश के सबसे बड़े साहित्यकारों ने पहचाना है। इसकी वैल्यू उस 1 लाख रुपए से कहीं ज्यादा है। ये आपके नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाता है।
हाँ, और उस प्लग से जुड़ी एक बहुत ही शानदार बात है जो शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे। क्या? उस पर देवनागरी लिपि में साहित्य शब्द के लग गया है। और इसे डिजाइन किसने किया है पता है? महान फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने। अरे वाह, ये कमाल की डिटेल है ना? ये इस अवार्ड को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। सोचिए, पाथेर पंचाली और चारुलता जैसी फिल्में बनाने वाला एक विजुअल स्टोरी टेलर वो शब्दों के जादूगरों के लिए सम्मान चिन्ह डिजाइन कर रहा है। सही। रे अपनी फिल्मों में विजुअल्स के जरिए जो कहानी कहते थे, वही महारत उन्होंने उस एक शब्द साहित्य को डिजाइन करने में लगाई होगी। सही बात है। ये कला का कला को सलाम करने जैसा है। सिनेमा जो एक विजुअल मीडियम है, वो लिटरेचर यानी शब्दों के मीडियम को, हाँ, शब्दों के मीडियम को सम्मान दे रहा है। ये उस प्लेक को सिर्फ एक अवार्ड नहीं बल्कि एक आर्ट पीस बना देता है। बिल्कुल। एक ऐसी ट्रॉफी जिसे आप सिर्फ शेल्फ पर नहीं बल्कि अपने दिल में सजा कर रखते हैं। और ये दिखाता है कि 1950s के दशक में कला को लेकर कैसी सोच थी, सब कुछ कितना इंटीग्रेटेड था। एक फिल्म मेकर, एक लेखक, एक चित्रकार, ये सब एक ही क्रिएटिव यूनिवर्स का हिस्सा माने जाते थे। सत्यजीत रे का नाम जुड़ना इस पुरस्कार की गरिमा को और भी बढ़ा देता है। तो ये तो हुई अवार्ड की बनावट और उसके पीछे की सोच की बात। लेकिन किसी भी अवार्ड की असली पहचान तो उन लोगों से है जिन्होंने इसे जीता है। बिल्कुल। जब हम उस लिस्ट को देखते हैं तो भारतीय साहित्य का पूरा नक्शा सामने आ जाता है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं, ये पिछले 70 सालों में भारत की सोच कैसे बदली है उसकी कहानी है। हाँ बिल्कुल। हम इस लिस्ट को कुछ हिस्सों में बांट कर देख सकते हैं। पहले वो दौर था आजादी के तुरंत बाद का, जब साहित्य का मकसद एक तरह से राष्ट्र का निर्माण करना था, एक नई पहचान गढ़ना था। जैसे 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को हिंदी के लिए मिला। हम में से कई लोगों ने स्कूल में रश्मि रथी की कविताएं जरूर पढ़ी होंगी। जरूर पढ़ी होंगी। खड़ा कर्ण जब शांत भाव से। याद आया? उनकी कविताओं में जो ओज है, जो ऊर्जा है, वो उस नए नए आजाद हुए देश के जोश को दिखाती है। और उसी दौर में 1960 में अंग्रेजी के लिए R.K. नारायण को मिला मलगुडी डेज। मलगुडी डेज। स्वामी और उसके दोस्त हम सब के बचपन का एक हिस्सा रहे हैं। नारायण ने भारत के एक छोटे से काल्पनिक कस्बे को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। उन्होंने दिखाया कि असली भारत दिल्ली या मुंबई में नहीं बल्कि मालगुडी जैसे छोटे कस्बों में बसता है। ओह, R.K. नारायण। मालगुडी डेज तो दूरदर्शन पर देखा है। वो टाइटल ट्रैक आज भी याद है। मुझे पता ही नहीं था कि वो किताब इतनी सम्मानित थी। हाँ, तो एक तरफ राष्ट्र की बात हो रही थी तो दूसरी तरफ आम आदमी की। सही। फिर एक दौर आया जब साहित्य ने नेशन बिल्डिंग से आगे बढ़कर समाज पर सवाल उठाने शुरू किए, जब लेखकों ने पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज करना शुरू किया। जैसे 1975 में कैफी आजमी को उर्दू के लिए मिला। हम उनके लिखे फिल्मी गाने गुनगुनाते हैं, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। हाँ बिल्कुल। लेकिन शायद ये नहीं जानते कि वो एक क्रांतिकारी शायर थे। उनका साहित्यिक योगदान फिल्मों से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा था। उन्होंने मजदूरों, औरतों और समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज को अपनी शायरी में जगह दी। और इसी कड़ी में हम अमृता प्रीतम को भी रख सकते हैं, या फिर 1968 में हरिवंश राय बच्चन को हिंदी के लिए मिला मधुशाला का नाम कौन नहीं जानता। कोई नहीं। उनकी कविताएं जितनी गहरी हैं उतनी ही सरल भी। वो धर्म और समाज के बनाए नियमों पर सवाल उठाती हैं और इंसानियत को सबसे ऊपर रखती हैं। और आज की पीढ़ी के लिए वो अमिताभ बच्चन के पिता हैं, एक हाउसहोल्ड नेम। इस अवार्ड ने उनके साहित्यिक कद को ऑफिशियली सीमेंट कर दिया। फिर एक तीसरा दौर आया, शायद 80s और 90s के दशक का, जब भारत बदल रहा था, ग्लोबलाइज हो रहा था और साहित्य में भी ये बदलाव दिखने लगा। एग्जैक्टली। जैसे 1988 में विक्रम सेठ को अंग्रेजी में द गोल्डन गेट के लिए मिला और बाद में उनके उपन्यास अ सूटेबल बॉय ने तो कमाल ही कर दिया। हाँ, उस पर तो हाल ही में एक मशहूर वेब सीरीज भी बनी थी। बिल्कुल। इतनी मोटी किताब लेकिन इतनी दिलचस्प कि आप पढ़ते चले जाते हैं। ये दिखाता है कि अवार्ड मॉडर्न स्टोरी टेलिंग को भी एम्ब्रेस कर रहा है। सेठ ने पोस्ट लिबरलाइजेशन इंडिया की कहानी को इतने बड़े कैनवस पर कहा जो पहले किसी ने नहीं किया था। तो ये लिस्ट अपने आप में भारतीय साहित्य की एक मिनी टूर गाइड जैसी है। सही शब्द है, मिनी टूर गाइड। अगर किसी को भारतीय साहित्य को समझना है तो वो बस इन विजेताओं को पढ़ना शुरू कर सकता है। दिनकर की कविताओं में आपको आजादी के बाद का जोश दिखेगा, अमृता प्रीतम की कहानियों में विभाजन का दर्द और विक्रम सेठ के नॉवल में बदलते भारत की तस्वीर। और ये तो सिर्फ कुछ बड़े नाम हैं जिन्हें हम सब जानते हैं। इस अवार्ड की असली खूबसूरती तब दिखती है जब हम उन नामों को देखते हैं जिन्हें शायद हिंदी अंग्रेजी पट्टी के लोग नहीं जानते। जैसे 2004 में गुलाम नबी फिराक को कश्मीरी के लिए मिला,
1967 में बुद्धदेव बसु को बंगाली के लिए और 2012 में के सच्चिदानंदन को मलयालम के लिए भी ये सम्मान मिला। ये नाम वाकई मैंने नहीं सुने हैं। और यही इस पुरस्कार का नेशनल कैरेक्टर है। ये हमें बताता है कि दिल्ली या मुंबई से बाहर भी एक बहुत बड़ा और समृद्ध साहित्यिक संसार है। ये नाम अपनी अपनी भाषाओं के दिग्गज हैं। ये अवार्ड एक ब्रिज का काम करता है, जो हमें बताता है कि जब हम भारतीय साहित्य की बात करते हैं तो हमें इन सभी 24 भाषाओं के साहित्य को एक साथ देखना होगा। तो कुल मिलाकर साहित्य अकादमी पुरस्कार सिर्फ एक ट्रॉफी या कुछ पैसे नहीं है। ये एक इंस्टीट्यूशन है। हाँ। ये भारत की साहित्यिक आत्मा का, उसकी विविधता का और उसकी प्रतिभा का उत्सव है। ये एक तरह से भारत की साहित्यिक यात्रा का दस्तावेज है। और ये लेखकों और कवियों के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। लिखना अक्सर एक बहुत अकेला काम होता है। आप सालों तक एक कमरे में बैठकर अपनी दुनिया रचते हैं, किरदारों से बात करते हैं। आपको नहीं पता होता कि आपकी बात किसी तक पहुंच भी रही है या नहीं। ऐसे में जब आपके काम को देश की सबसे बड़ी साहित्यिक संस्था सम्मानित करती है तो ये एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है। सही। ये एक वैलिडेशन है कि आपकी आवाज सुनी जा रही है, कि आपकी कहानी मायने रखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम साहित्य अकादमी फेलोशिप पर चर्चा करेंगे। देखिए, साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में तो लगभग सबने सुना है ना? हर साल अनाउंसमेंट होती है, न्यूज़ में आता है, राइटर्स को सम्मान मिलता है। लेकिन ये फेलोशिप, ये क्या चीज़ है? सुनने में बहुत बड़ा और एक्सक्लूसिव सा लगता है। तो आज हम साहित्य अकादमी के सम्मानों की दुनिया को एक पिरामिड की तरह समझेंगे। सबसे ऊपर शिखर पर क्या है, फिर उसका आधार कैसे बनता है, और फिर वो कौन सी कड़ी है जो इस पूरे स्ट्रक्चर को आपस में जोड़ती है। तो चलिए शिखर से शुरू करते हैं। ये फेलोशिप, क्या ये अवार्ड से भी ज्यादा प्रतिष्ठित है? बिल्कुल, आपका वो पिरामिड वाला एनालॉजी एकदम सही बैठता है यहाँ पर। ये सिर्फ प्रतिष्ठित ही नहीं है, ये साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, द हाईएस्ट ऑनर। अच्छा। अगर साहित्य अकादमी अवार्ड जीतना किसी फिल्म के लिए ऑस्कर जीतने जैसा है, तो अकादमी का फेलो बनना वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने जैसा है। ओ, समझी। ये किसी एक स्पेसिफिक किताब के लिए नहीं मिलता जी। ये साहित्य में आपके पूरे जीवन के योगदान, आपकी पूरी लेगेसी के लिए मिलता है। अच्छा, तो ये किसी एक रचना पे नहीं बल्कि रचनाकार के पूरे वजूद पर मोहर लगाने जैसा है। सोर्स में भी शायद इमॉर्टल्स ऑफ लिटरेचर जैसा कुछ कहा गया है इनके बारे में। ये सुनने में बहुत भारी शब्द लगता है, अमर। मतलब अकेडमी कह रही है कि ये लेखक अब हमारे साहित्यिक इतिहास का एक स्थायी हिस्सा बन चुके हैं। हाँ, और ये सिर्फ एक अलंकारिक शब्द नहीं है, इसके पीछे एक ठोस विचार है। अकेडमी फेलो और ऑनररी फेलो का चयन करती है, और इसका जो एकमात्र आधार है वो है लिटरेरी आर्ट्स में उनका असाधारण आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन। जब किसी को फेलो चुना जाता है तो अकेडमी एक तरह से कह रही होती है कि इस व्यक्ति के काम ने हमारी भाषा और हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को इस तरह से बदला है या समृद्ध किया है कि उनका प्रभाव हमेशा रहेगा। वो हमारे लिटरेरी कैनन का हिस्सा बन जाते हैं। ये कैनन वाली बात बहुत दिलचस्प है। मतलब ये वो लोग हैं जिनकी किताबें यूनिवर्सिटी के सिलेबस में पढ़ाई जाएंगी, जिन पर रिसर्च होगी, जिन्हें आने वाली पीढ़ियां एक स्टैंडर्ड की तरह देखेंगी। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक सम्मान नहीं, ये तो कल्चरल मेमोरी को आकार देने का एक तरीका भी है ना। लेकिन फिर सवाल उठता है कि ये कैनन बनता कैसे है? ये तो उन लेखकों के लिए हो गया जो मुख्य धारा की स्वीकृत 24 भाषाओं में लिखते हैं। पर भारत में तो जैसा कहते हैं, कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर वाणी। सैकड़ों भाषाएं और बोलियां हैं। उन लोगों का क्या जो इन 24 भाषाओं के दायरे से बाहर काम कर रहे हैं? क्या वो इस पिरामिड से पूरी तरह बाहर है? यही तो इस पिरामिड का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसका आधार। और आपके सवाल का जवाब है भाषा सम्मान। भाषा सम्मान? जी, ये पुरस्कार भी साहित्य अकादमी ही देती है और इसका मुख्य उद्देश्य ही यही है। ये उन लेखकों, विद्वानों और कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए है जिन्होंने उन भारतीय भाषाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए शामिल 24 प्रमुख भाषाओं के अलावा हैं। अरे वाह! तो ये उन आवाजों को एक मंच दे रहा है जो अक्सर राष्ट्रीय स्तर पर अनसुनी रह जाती हैं। ये सिर्फ सांस्कृतिक विविधता को बचाने जैसा नहीं है, ये एक तरह से ज्ञान की उन प्रणालियों को भी बचाना है जो इन भाषाओं में बसी हुई हैं। बिल्कुल। कई आदिवासी बोलियों में प्रकृति और आयुर्वेद का ऐसा ज्ञान होता है जो मुख्य धारा में नहीं मिलता। जब भाषा मरती है तो वो ज्ञान भी तो हमेशा के लिए खो जाता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण परत है। ये सम्मान सिर्फ उन भाषाओं के लिए नहीं है, बल्कि शास्त्रीय और मध्यकालीन साहित्य यानी क्लासिकल एंड मेडिवल लिटरेचर में योगदान के लिए भी दिया जाता है।
अच्छा। सोचिए, किसी ने अपनी पूरी जिंदगी किसी आदिवासी बोली या किसी छोटे से पहाड़ी क्षेत्र की भाषा को जिंदा रखने में लगा दी। उन्होंने उस भाषा में कहानियां लिखीं, कविताएं रचीं, उसके व्याकरण को संजोया। भाषा सम्मान ऐसे ही गुमनाम नायकों को एक राष्ट्रीय पहचान देता है। और ये सिर्फ पहचान नहीं है मेरे ख्याल से, ये एक तरह का कल्चरल असर्शन भी है। जब तुलु या कोकबोरोक जैसी भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलता है, तो ये उन भाषाई समुदायों को ये संदेश देता है कि आपकी विरासत, आपकी कहानियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इट्स अ पावरफुल स्टेटमेंट अगेंस्ट लिंग्विस्टिक हेजेमनी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस सम्मान में क्या दिया जाता है? स्रोत के अनुसार भाषा सम्मान में एक पट्टिका, एक प्लाक और 1,20,000 रुपए का नगद पुरस्कार शामिल है। रकम शायद बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन यहाँ सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। और अगर हम उदाहरण देखें तो इसकी गहराई और समझ में आती है। जो पहले भाषा सम्मान दिए गए थे उनकी सूची देखिए। ये सम्मान मिला श्री धारिकन मिश्रा को भोजपुरी के लिए, श्री चंद्रकांता मुरासिंह को कोकबोरोक के लिए, श्री बंसीराम शर्मा और श्री एम.आर. ठाकुर को पहाड़ी मतलब हिमाचली के लिए, और श्री के जथप्पा राय और श्री मंदार केशव भट्ट को तुलु के लिए। ये लिस्ट तो अपने आप में एक कहानी कहती है। भोजपुरी और पहाड़ी तो फिर भी उत्तर भारत में काफी लोग जानते हैं, लेकिन कोकबोरोक और तुलु ये नाम हमें सोचने पे मजबूर करते हैं कि हम अपने ही देश के बारे में कितना कम जानते हैं। बिल्कुल। और कोकबोरोक का उदाहरण बहुत खास है। यह त्रिपुरा की एक प्रमुख भाषा है जिसकी अपनी कोई लिपि नहीं थी, और इसे रोमन और बंगाली दोनों लिपियों में लिखा जाता रहा है। ओह अच्छा। तो जब चंद्रकांता मुरासिंह जैसे लेखक को सम्मान मिलता है, तो यह सिर्फ एक लेखक का नहीं बल्कि एक पूरी भाषा के अस्तित्व और पहचान के संघर्ष का सम्मान है। सही बात है। इसी तरह तुलु, जो कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में बोली जाती है, उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की एक लंबी लड़ाई चल रही है। ये सम्मान उस लड़ाई को भी एक तरह की वैधता और बल देता है। ये कमाल है कि अकेडमी इतनी विविध भाषाओं को सम्मान दे रही है। लेकिन इससे मेरे मन में एक सवाल उठता है, अगर श्री के जथापा राय का तुलु में लिखा काम इतना महत्वपूर्ण है कि उसे राष्ट्रीय सम्मान मिल रहा है, तो मुझ जैसे हिंदी या अंग्रेजी पाठक तक वो पहुंचेगा कैसे? क्या इस खाई को पाटने के लिए भी कोई व्यवस्था है? हमारे पिरामिड में शिखर और आधार को जोड़ने वाली कोई कड़ी है? और आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, कड़ी या पुल। ये पुल बनाते हैं अनुवादक, द ट्रांसलेटर्स। हाँ, ट्रांसलेटर्स। हाँ, और उनके काम को सम्मान देने के लिए साहित्य अकादमी अनुवादक पुरस्कार या ट्रांसलेशन अवार्ड्स देती है। इसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अन्य भाषाओं के प्रमुख साहित्यिक कार्यों का 24 प्रमुख भारतीय भाषाओं में से किसी एक में अनुवाद किया है। यानी अगर किसी ने तमिल क्लासिक तिरुक्कुरल का शानदार अनुवाद पंजाबी में किया, या किसी ने बंगाली उपन्यास का मलयालम में अनुवाद किया, तो ये पुरस्कार उस अनुवादक के लिए है। हाँ, और इसमें एक और दिलचस्प बात है जो स्रोत बताता है। प्राचीन और मध्ययुगीन साहित्य के अनुवाद को विशेष महत्व दिया जाता है। अब यहीं पर अनुवादक का असली कौशल सामने आता है। आपने प्राचीन और मध्ययुगीन साहित्य की बात की, ये बहुत दिलचस्प है। क्या आज के अनुवादकों के लिए ये एक बड़ी चुनौती है? मतलब कालिदास के समय की सांस्कृतिक बारीकियों को, उस समय के समाज की सोच को आज के पाठक के लिए कैसे जिंदा किया जाता होगा? बहुत बड़ी चुनौती। ये तो सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं है, ये तो पूरे एक युग का अनुवाद है। बहुत बड़ी चुनौती। अनुवादक यहाँ सिर्फ पुल नहीं है, वो क्या कहते हैं, एक कल्चरल नेगोशिएटर हैं। उसे सिर्फ 2 भाषाएं ही नहीं बल्कि 2 संस्कृतियों और 2 अलग-अलग युगों को भी समझना होता है। उसे यह तय करना होता है कि मूल लेखक की आत्मा को बचाए रखते हुए आज के पाठक के लिए उसे प्रासंगिक कैसे बनाया जाए। वे एक टाइम मशीन की तरह काम करते हैं जो हमें अतीत की साहित्यिक दुनिया में ले जाती है। बिल्कुल। मुझे याद है, मैंने एक बार एक रूसी क्लासिक का बहुत खराब हिंदी अनुवाद पढ़ने की कोशिश की थी, और मुझे लगा कि ओरिजिनल लेखक के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। तब मुझे समझ आया कि एक अच्छा अनुवादक कितना जरूरी होता है। वे अक्सर पर्दे के पीछे रहते हैं। अ थैंकलेस जॉब है ना? लोग हमेशा ओरिजिनल लेखक की तारीफ करते हैं, लेकिन उस लेखक की कहानी को हम तक हमारी भाषा में पहुंचाने वाले को अक्सर भूल जाते हैं। एक खराब अनुवाद किसी मास्टरपीस को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए ये पुरस्कार महत्वपूर्ण हो जाता है। स्रोत के अनुसार इस पुरस्कार में 50,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक पट्टिका शामिल है। अच्छा। रकम शायद दूसरों के मुकाबले कम लगे, लेकिन ये पहचान
बहुत बड़ी बात है। ये अनुवाद के इस कठिन और अक्सर अनदेखे किए जाने वाले काम को एक सम्मानजनक मंच देता है। ये कहता है कि साहित्य की दुनिया में आपका काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक ओरिजिनल लेखक का। हाँ, और ये सिर्फ साहित्यिक कार्यों तक सीमित नहीं है। आज हम गेम ऑफ थ्रोन्स या कोई जापानी मांगा हिंदी में पढ़ पाते हैं तो ये अनुवादकों की वजह से ही है। वो हमारी दुनिया को बड़ा बनाते हैं। ये पुरस्कार एक तरह से ये स्वीकार करना है कि आप सिर्फ शब्द नहीं बदल रहे, आप दुनियाएं साझा कर रहे हैं। बिना अच्छे अनुवादकों के हम सब अपनी अपनी भाषाई दुनिया में कैद होकर रह जाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि हमारे ही देश के दूसरे कोने में या दुनिया के किसी और हिस्से में क्या शानदार साहित्य रचा जा रहा है। ये पुरस्कार उस साइलेंट येट एसेंशियल काम को सलाम करता है जो हमारे साहित्यिक ब्रह्मांड का विस्तार करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम ज्ञानपीठ पुरस्कार पर चर्चा करेंगे। भारत जैसे देश में जहां मतलब हर कुछ किलोमीटर पर भाषा और बोली बदल जाती है, हम अपने सबसे बड़े कहानीकारों को, अपने साहित्यकारों को सम्मानित कैसे करते हैं? यह सिर्फ एक पुरस्कार की कहानी नहीं है। हमारे हाथ में जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि ये 3 अलग-अलग दर्शन, 3 अलग-अलग फिलॉसफीज की कहानी है जो हमारे साहित्य की आत्मा को परिभाषित करती हैं। बिल्कुल, और इन तीनों की अपनी अपनी जगह है, अपना अपना वजन है। एक लेखक की पूरी जिंदगी को सलाम करता है तो दूसरा हाल के किसी काम पर रोशनी डालता है, और तीसरा एक खास भाषा की उत्कृष्टता को पहचानता है। हाँ, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े, सबसे प्रतिष्ठित नाम से, ज्ञानपीठ। नाम ही कितना सुंदर है, ज्ञान का आसन। हाँ, और ये सिर्फ नाम नहीं है, ये सच में भारतीय साहित्य का सिंहासन है। ये किसी एक किताब के लिए नहीं मिलता, ये दिया जाता है किसी लेखक के साहित्य में जीवन भर के योगदान के लिए। उनकी पूरी साहित्यिक यात्रा का सम्मान है ये। और इसकी शुरुआत की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि इसे 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ ने शुरू किया था, जो साहू जैन परिवार का एक ट्रस्ट है। और ये वही परिवार है जिन्होंने द टाइम्स ऑफ इंडिया, हाँ, द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की स्थापना की थी। ये कनेक्शन मुझे बहुत फैसिनेट करता है। ये सोचने वाली बात है। देश का सबसे बड़ा मीडिया हाउस और देश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार, दोनों की जड़ें एक ही जगह पर हैं। ये उस दौर की एक सोच को दिखाता है जहां उद्योग और कला को अलग अलग नहीं देखा जाता था। जो लोग देश को खबरें दे रहे थे वो ये भी समझते थे कि देश की आत्मा को साहित्य से सींचना भी उतना ही जरूरी है। क्या आज भी ऐसा है? मुझे लगता है अब कॉरपोरेट जगत का कला से रिश्ता थोड़ा बदल गया है। अब ये पेट्रोनेज से ज्यादा CSR, मतलब कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक एक्टिविटी जैसा लगता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। उस वक्त ये एक जिम्मेदारी थी, एक जुनून था। अब ये अक्सर एक ऑब्लिगेशन है। खैर, बात करते हैं कि ये सम्मान मिलता किसे। ये उन भारतीय नागरिकों को मिलता है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं में से किसी एक में लिखते हैं। और ये 8वीं अनुसूची अपने आप में भारत की विविधता का एक संविधान है। इसमें असमिया, डोगरी, कन्नड़ से लेकर संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तक, मतलब सब शामिल है। एक तरह से ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत के भाषाई संघवाद को, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को सलाम करता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पेज है जो अक्सर लोगों की नजर से चूक जाता है। हमारे सोर्सेज में साफ लिखा है कि इन 22 भाषाओं के अलावा ये पुरस्कार अंग्रेजी में लिखने के लिए भी दिया जाता है। एक मिनट, क्या अंग्रेजी भी? लेकिन वो तो 8वीं अनुसूची में है ही नहीं। नहीं है। तो ये तो नियमों को एक तरह से मोड़ना हुआ साहित्य के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि पुरस्कार समिति कितनी प्रैग्मैटिक है। उन्होंने नियमों को पत्थर की लकीर नहीं माना। उन्होंने ये समझा कि अगर भारतीय लेखक अंग्रेजी में विश्व स्तरीय साहित्य रच रहे हैं जिसने भारत को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई है, तो उसे देश के सर्वोच्च सम्मान से बाहर क्यों रखा जाए। ये एक नजरिया है, पर क्या इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है? क्या अंग्रेजी को शामिल करने से उन 22 भाषाओं के लेखकों को ये महसूस हो सकता है कि उनके साथ एक ऐसी भाषा कंपटीशन कर रही है जिसके पास पहले से ही एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, ज्यादा पाठक है, ज्यादा पहुंच है? ये एक बहुत जायज सवाल है और इस पर हमेशा बहस होती है। कुछ का मानना है कि ये एक अनइवन प्लेइंग फील्ड बना देता है। वहीं दूसरे कहते हैं कि साहित्य तो साहित्य है, चाहे वो किसी भी भाषा में हो। सही बात है। अगर उत्कृष्टता मायार है तो भाषा की दीवार क्यों? ये पुरस्कार भाषा की राजनीति से ऊपर उठकर सिर्फ साहित्य को देखने की एक कोशिश है। सही है।
अब आते हैं कि इस सम्मान में मिलता क्या है। इसमें 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है। हाँ, और वो प्रतिमा सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, उसका एक अलग ही वजन है। मुझे एक विजेता का इंटरव्यू याद है। उन्होंने कहा था कि जब उन्हें वो सरस्वती की प्रतिमा मिली तो 11 लाख रुपए से ज्यादा भारी वो प्रतिमा महसूस हुई। अरे वाह! उन्हें लगा जैसे सच में माँ सरस्वती का आशीर्वाद उनके हाथों में आ गया हो। ये हमारे देश में ज्ञान और कला को दिए जाने वाले सम्मान का प्रतीक है। वाह, ये बहुत खूबसूरत बात है। एक और जरूरी नियम है जिसका जिक्र है, ये पुरस्कार मरणोपरांत यानी पॉस्ट्यूमसली नहीं दिया जाता। इसका क्या महत्व है? इसका गहरा महत्व है। ये कहता है कि सम्मान लेखक को उनके जीवन काल में ही मिलना चाहिए। अच्छा, वो उस सम्मान को खुद ग्रहण करें, उस पल को जिएं, उसकी खुशी महसूस करें। ये लेखक के जीवित योगदान का उत्सव है, उनकी मृत्यु के बाद दी गई श्रद्धांजलि नहीं। सही। इससे पुरस्कार की गरिमा और बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो ज्ञानपीठ लेखक के पूरे जीवन के कैनवस को देखता है। लेकिन साहित्य सिर्फ अतीत का जश्न नहीं है, वो वर्तमान की नब्ज भी पकड़ता है। क्या होगा अगर किसी ने हाल ही में कोई ऐसी कृति रचती हो जो आज के समाज का आईना बन जाए? इसी सवाल का जवाब है हमारा अगला सम्मान, सरस्वती सम्मान। बिल्कुल सही ट्रांजिशन है। ज्ञानपीठ अगर मैराथन का सम्मान है तो सरस्वती सम्मान 100 मीटर की उस दौड़ का सम्मान है जिसने सबको चौंका दिया हो। इसे 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने शुरू किया था। और यहाँ कुछ बड़े फर्क हैं। पहला, ये किसी लेखक के लाइफ वर्क के लिए नहीं, बल्कि पिछले 10 सालों में प्रकाशित किसी एक उत्कृष्ट गद्य या पद्य की किताब के लिए दिया जाता है। ये पिछले 10 साल वाली शर्त बहुत मायने रखती है। हाँ, ये सुनिश्चित करती है कि सम्मान किसी ऐसी कृति को मिले जो कंटेम्पररी लिटरेरी सीन पर असर डाल रही हो, जो आज के समय में प्रासंगिक हो। तो मतलब अगर किसी लेखक ने 40 साल तक लगातार बेहतरीन काम किया है, जैसे कि UR अनंत मूर्ति, तो उन्हें ज्ञानपीठ मिलता है। करेक्ट। लेकिन अगर किसी ने पिछले कुछ सालों में एक ही किताब से, मान लीजिए रामदर्श मिश्र के कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ से, तहलका मचा दिया, तो उन्हें सरस्वती सम्मान मिल सकता है। क्या बेहतरीन उदाहरण दिया है। तो एक पूरी यात्रा का सम्मान है, तो दूसरा एक मील के पत्थर का। यही मूल अंतर है। दूसरा बड़ा फर्क भाषा का है। सरस्वती सम्मान सिर्फ संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के लिए है। अच्छा, तो यहाँ अंग्रेजी शामिल नहीं है? नहीं, यहाँ ज्ञानपीठ की तरह अंग्रेजी के लिए कोई दरवाजा नहीं है। हाँ, ये एक कॉन्शियस चॉइस लगती है। शायद बिरला फाउंडेशन का फोकस पूरी तरह से भारतीय भाषाओं पर ही रहा है। और तीसरा बड़ा फर्क है पुरस्कार राशि का। सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये भी दिलचस्प है ना? हाँ, देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ है, लेकिन प्राइज मनी के मामले में सरस्वती सम्मान उससे आगे है। सही कहा। ये दिखाता है कि प्रेस्टिज और प्राइज मनी हमेशा साथ साथ नहीं चलते। इसका चयन प्रोसेस भी काफी मजबूत है। चुनने वाली पैनल में बड़े बड़े विद्वान और खास तौर पर पुराने पुरस्कार विजेता शामिल होते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है जब आपके ही क्षेत्र के महारथी, वो लोग जो खुद उस सम्मान को जीत चुके हैं, आपके काम को सराहते हैं, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। बिल्कुल। ये किसी बाहरी जूरी के फैसले से कहीं ज्यादा वजन रखता है। ये एक तरह से परंपरा को आगे बढ़ाने जैसा है, जहां पुराने विजेता नए मशालची को चुनते हैं। बिल्कुल। तो के बिरला फाउंडेशन ने एक ऐसा सम्मान बनाया जो आज के साहित्य की नब्ज पर हाथ रखता है। पर वो यही नहीं रुके, उन्होंने एक और सम्मान की स्थापना की जो और भी ज्यादा फोकस्ड है, व्यास सम्मान। हाँ, और इसकी शुरुआत भी 1991 में सरस्वती सम्मान के साथ ही हुई थी। अच्छा, एक ही साल में? एक ही फाउंडेशन एक ही साल में 2 बड़े पुरस्कार शुरू कर रहा है। ये भारतीय साहित्य को बढ़ावा देने के प्रति उनकी कमिटमेंट का दिखाता है। तो व्यास सम्मान में क्या खास है? ये बहुत स्पेसिफिक है। जहां सरस्वती सम्मान 22 भाषाओं के विशाल समुद्र को देखता है, वहीं व्यास सम्मान सिर्फ एक नदी पर, सिर्फ हिंदी भाषा पर अपनी नजर टिकाए रखता है। एग्जैक्टली। ये विशेष रूप से सिर्फ हिंदी भाषा में लिखे गए साहित्यिक काम के लिए दिया जाता है, तो इसका दायरा बहुत सीमित और स्पष्ट है। और यहाँ भी वही पिछले 10 साल वाला नियम लागू होता है। रचना हिंदी में हो और पिछले 1 दशक के अंदर प्रकाशित हुई हो। ये हिंदी साहित्य का अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान बन जाता है। और यहाँ भी के बिरला फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी दिखती है। सरस्वती सम्मान में भी 10 साल, व्यास सम्मान में भी 10 साल। उनका फोकस क्लियर है, पिछले दशक का सर्वश्रेष्ठ काम, चाहे वो सभी भारतीय भाषाओं में हो या सिर्फ हिंदी में। इसमें पुरस्कार राशि 2.5 लाख रुपए हैं।
तो अगर हम तीनों की प्राइज मनी को एक क्रम में रखें तो एक हायरार्की साफ दिखती है। सरस्वती सम्मान 15 लाख, ज्ञानपीठ 11 लाख और व्यास सम्मान 2.5 लाख। इफ यू कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, राशि का ये अंतर शायद उनके स्कोप को भी दिखाता है। अच्छा, ये हो सकता है। सरस्वती सम्मान का कैनवास सबसे बड़ा है, 22 भाषाएं। ज्ञानपीठ भी 23 भाषाओं को देखता है, अंग्रेजी मिलाकर, और साथ में लाइफ टाइम अचीवमेंट का सम्मान है। व्यास सम्मान एक ही भाषा पर केंद्रित है, तो शायद इसलिए उसकी राशि उसी अनुपात में रखी गई है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो अगर हम इन तीनों को एक साथ देखें तो एक पूरी तस्वीर बनती है। ज्ञानपीठ हमारे साहित्य के पुरखों का, उनके जीवन भर के तप का सम्मान है। सरस्वती सम्मान वर्तमान के सबसे चमकदार सितारे को सम्मानित करता है। और व्यास सम्मान हिंदी भाषा के भीतर हो रहे बेहतरीन काम को एक अलग मंच देता है। बिल्कुल। ये तीनों पुरस्कार भारतीय साहित्य की विविधता और समृद्धि को सम्मानित करने के अलग-अलग तरीके हैं। एक लेखक के पूरे जीवन के संघर्ष को सलाम करता है, तो दूसरा हाल के वर्षों में आई किसी बेहतरीन कृति को रोशनी में लाता है, और तीसरा एक विशेष भाषा के भीतर उत्कृष्टता को खोजता है। तीनों मिलकर भारतीय साहित्य को जिंदा और मजबूत बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते। अच्छा, तो अब हम दादा साहब फाल्के अवार्ड पर बात करते हैं। ये इंडियन सिनेमा का कह सकते हैं माउंट एवरेस्ट है, मतलब इससे ऊंचा कोई सम्मान नहीं। बिल्कुल। जब भी किसी को ये मिलता है तो लगता है कि हाँ, इस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी सिनेमा को दे दी है। बिल्कुल, और इसका नाम ही इसकी गरिमा बताता है, दादा साहब फाल्के, वो व्यक्ति जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहते हैं। तो ये अवार्ड सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, ये एक विरासत है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? हमारे सोच के मुताबिक ये 1969 में शुरू हुआ था। हाँ, 1969 में दादा साहब फाल्के को सम्मान देने के लिए, जिनका पूरा नाम था धुंडीराज गोविंद फाल्के। उनका जीवन काल 1870 से 1944 तक रहा। और उन्होंने ही 1913 में भारत की पहली पूरी लंबाई वाली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। जी, और ये तारीख ही एक तरह से भारतीय सिनेमा के जन्म की तारीख है। सोचिए, 1913, उस जमाने में फिल्म बनाना, जब कोई सेट इंडस्ट्री नहीं थी, कोई तयशुदा तकनीक नहीं थी, ये तो एक जुनूनी रहा होगा। बिल्कुल। आज तो हर कोई फोन पर रील बना लेता है, पर तब एक पूरी कहानी को पर्दे पर उतारना किसी चमत्कार से कम नहीं था। और ये सिर्फ तकनीकी चुनौती नहीं थी। हमारे सोर्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी है। दादा साहब फाल्के को अपनी फिल्म राजा हरिश्चंद्र में रानी तारामती के रोल के लिए कोई महिला एक्टर ही नहीं मिली। सच में? क्यों? क्योंकि उस समय एक्टिंग को, खासकर महिलाओं के लिए, एक सम्मानित पेशा नहीं माना जाता था। समाज की सोच वैसी थी। अच्छा, तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्हें एक पुरुष एक्टर को ही वो रोल देना पड़ा, अन्ना सालोंके। वो एक रेस्टोरेंट में बावर्ची का काम करते थे। कमाल है। ये दिखाता है कि फाल्के साहब ने सिर्फ तकनीकी ही नहीं बल्कि सामाजिक बाधाओं को भी पार किया था। उन्होंने सिर्फ कैमरा नहीं चलाया, उन्होंने समाज की सोच को भी चुनौती दी। इसीलिए ये अवार्ड किसी एक साल के प्रदर्शन के लिए नहीं है। हाँ, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान है। बिल्कुल। इसका मायार है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा। मतलब भारतीय सिनेमा की तरक्की और विकास में आपका असाधारण योगदान। और ये अवार्ड देता कौन है? क्या कोई प्राइवेट बॉडी है? नहीं, और यही इसकी सबसे बड़ी खास बात है। इसे डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स देता है, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत काम करने वाली एक संस्था है। अच्छा, तो ये एक सरकारी राष्ट्रीय सम्मान है? जी, और सबसे खास बात इसकी चयन प्रक्रिया है। विजेता का चुनाव एक कमेटी करती है, जिसमें भारतीय फिल्म उद्योग की ही जानी मानी हस्तियां होती हैं। मतलब कलाकार ही कलाकार की कद्र कर रहे हैं, कोई भारी दखल नहीं, कोई वोटिंग का खेल नहीं। ये इसे और भी ज्यादा प्रतिष्ठित बनाता है ना? एग्जैक्टली। ये इंडस्ट्री का सर्वोच्च सम्मान है, जो इंडस्ट्री के लोग ही अपने किसी दिग्गज को देते हैं। पर इसमें एक सवाल भी उठता है, क्या इससे एक इनसाइडर्स क्लब बनने का खतरा नहीं रहता, जहां शायद वही लोग एक दूसरे को अवार्ड देते रहें जो पहले से स्थापित हैं? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है, और ये सवाल हमेशा ऐसे सम्मानों पर उठता है। लेकिन अगर हम विजेताओं की लिस्ट देखें, देविका रानी से लेकर पृथ्वीराज कपूर, सत्यजीत रे, लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, हाँ, तो ये लिस्ट खुद ही इस सवाल का जवाब देती है। इसमें भारतीय सिनेमा के लगभग सभी महान नाम शामिल हैं। लंबे समय में असली प्रतिभा को नजरअंदाज करना मुश्किल है। सही बात है। ये लिस्ट अपने आप में भारतीय सिनेमा का इतिहास है। अच्छा, तो इस अवार्ड में मिलता क्या क्या है? इसमें एक स्वर्ण कमल, मतलब गोल्डन लोटस पदक होता है। ओके। एक शॉल, और 2017 के आंकड़ों के अनुसार
10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार। पर जाहिर है इस सम्मान की कीमत पैसों से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, वो 10 लाख रुपए तो एक सांकेतिक राशि है। असली चीज तो वो स्वर्ण कमल और वो शॉल है जो भारत के राष्ट्रपति के हाथों से मिलती है। सही कहा। असली कमाई तो वो इज्जत है जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में आपका नाम दर्ज करा देती है। चलिए भारत से निकलकर अब जरा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चलते हैं। जापान का एक बहुत ही दिलचस्प सम्मान है द फुकुओका प्राइज। हाँ, ये जापान के फुकुओका शहर द्वारा स्थापित किया गया एक अवार्ड है। और इसका उद्देश्य बहुत खास है। क्या उद्देश्य है? ये एशियाई संस्कृति को संरक्षित करने मतलब प्रिजर्व करने या बनाने मतलब क्रिएट करने में असाधारण काम करने वाले व्यक्तियों या संगठनों को सम्मानित करता है। ये प्रिजर्विंग वाला हिस्सा मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि बनाने वालों को तो सब सम्मानित करते हैं, पर बचाने वालों का क्या? यही इस अवार्ड की आत्मा है। इसका फोकस सिर्फ नई चीजें बनाने पर नहीं बल्कि हमारी पुरानी विरासत को बचाने पर भी है। ये तो बहुत गहरी सोच है। अक्सर हम भूल जाते हैं कि आगे बढ़ने के साथ साथ अपनी जड़ों को सहेजना कितना जरूरी है। जैसे कोई पुरानी लोक कला को बचा रहा हो या किसी भुला दी गई भाषा पर काम कर रहा हो। बिल्कुल। और इसी को ध्यान में रखकर इसकी 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? ग्रैंड प्राइज, एकेडमिक प्राइज और आर्ट्स एंड कल्चर प्राइज। मतलब हर तरह के योगदान के लिए सम्मान है। कोई विद्वान है तो उसके लिए अकादमिक पुरस्कार है, कोई कलाकार है तो उसके लिए कला और संस्कृति पुरस्कार। बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच है। और हमारे सोर्स में कुछ भारतीय विजेताओं के नाम भी हैं जो दिखाते हैं कि भारत का योगदान कितना विविध है। हाँ, बताइए कौन कौन है? लिस्ट में संगीतकार ए.आर. रहमान हैं 2016 में, इतिहासकार रामचंद्र गुहा हैं 2015 में। रुमिला थापर का भी नाम है 1997 में। जी हाँ, रुमिला थापर भी हैं और सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान भी हैं 2004 से। वाह, एक संगीतकार, 2 इतिहासकार, 1 शास्त्रीय वादक। ये लिस्ट अपने आप में भारत की सांस्कृतिक शक्ति को दर्शाती है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे हमारे कलाकार और बुद्धिजीवी पूरे एशिया में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। और मुझे याद है जब रहमान को यह अवार्ड मिला था तो काफी चर्चा हुई थी। हाँ, क्योंकि उन्हें ग्रैंड प्राइज या आर्ट्स प्राइज में नहीं बल्कि एकेडमिक प्राइज की श्रेणी में रखा गया था। एग्जैक्टली, ये बहुत सरप्राइजिंग था। ये दिखाता है कि फुकुओका कमिटी उनके संगीत को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक एकेडमिक और सांस्कृतिक अध्ययन का विषय मानती है। वो उनके संगीत में समाज, टेक्नोलॉजी और परंपरा के संगम का विश्लेषण कर रहे थे। ये तो अद्भुत है। मतलब उनके लिए कल्चर सिर्फ नाचना गाना नहीं है, एकेडमिक चिंतन और इतिहास की समझ भी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। और ये भी काबिले तारीफ है कि जापान जैसा देश अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर पूरे एशिया की सांस्कृतिक प्रतिभा को पहचान और सम्मान दे रहा है। हाँ, ये एक तरह से पैन एशियन एकजुटता को भी बढ़ावा देता है। बिल्कुल, ये कल्चरल डिप्लोमेसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो आज हमने 2 बहुत अलग तरह के पुरस्कारों को समझा। एक दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो हमें बताता है कि हम खुद को, अपने नायकों को कैसे देखते हैं, और दूसरा फुकुओका प्राइज, जो दिखाता है कि दुनिया हमारी सांस्कृतिक शक्ति को कैसे देखती है। एक हमारी जड़ों को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करता है और दूसरा हमारी शाखाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाता है। बहुत अच्छा कहा आपने। एक आत्मसम्मान की बात करता है और दूसरा वैश्विक पहचान की। और किसी भी संस्कृति के स्वस्थ विकास के लिए ये दोनों ही नजरिए बेहद जरूरी हैं। बिल्कुल। Okay, so we hope you liked our today's discussion on Chapter 19 Awards and Honors of Indian Art and Culture by Nitin Singhania. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद, जय हिंद।